हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन इन वैदिक पीरियड। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझने के लिए भी, जानकारी के हिसाब से। और ये जो वीडियो है इसको समझने के बाद आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या बीएड के एग्ज़ाम में इससे संबंधित कोई भी प्रश्नों का आसानी से आप हल निकाल सकते हैं। आइए बात करते हैं वैदिक पीरियड में एजुकेशन कैसी होती थी। ये लगभग का जो उस समय का जो दौर था वो 600 बीसी के आसपास का है। उस समय विद्यालय नामक कोई भी संस्था नहीं होती थी। घर ही अपने आप में शिक्षा दीक्षा देने के संस्थान होते थे। जो माता पिता थे वही अपने बच्चों में कौशल, ज्ञान और ज़रूरी सूचनाओं के हस्तांतरण के लिए जिम्मेदार होते थे। और ये स्वाभाविक था कि हर माता पिता अपने बच्चों को होनहार बनाने के लिए उनमें ज़रूरत से संबंधित जो भी कौशल चाहिए हो, जो भी ज्ञान चाहिए हो, जो भी सूचना चाहिए हो, उन सभी को वो बच्चों को देने का कार्यक्रम घर पे ही करते थे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब एक घर से परे एक अलग व्यवस्था ने जन्म लेना शुरू किया, जिसको विद्यालय कहा गया। और उस समय इस संस्था को गुरुकुल के नाम से जाना जाता था। तो उस समय एजुकेशन इन वैदिक पीरियड में आप कह सकते हैं कि वैदिक पीरियड के टाइम पे जो शिक्षा थी वो गुरुकुल के माध्यम से दी जाती थी। तो इस विद्यालय में, गुरुकुल में, बच्चा पहली बार अपने घर से दूर जाता था और वहाँ पे जो शिक्षा दीक्षा देने का कार्यक्रम था वो एक विशेषज्ञ व्यक्ति करता था। इससे पहले जो घर पे शिक्षा दीक्षा दी जाती थी वो माँ बाप देते थे, वो एक सामान्य शिक्षा दी जाती थी। लेकिन अब एक विशेषज्ञ व्यक्ति द्वारा शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। वो विशेषज्ञ होता था ज्ञान का, कौशल का, और वो अपने ज्ञान और कौशलों का हस्तांतरण बच्चे में किया करता था। गुरु के पुत्र जैसा वो उसके साथ व्यवहार किया जाता था। माना जाता था कि वो गुरु के घर में ही रह के वो शिक्षा दीक्षा लेगा, क्योंकि जब वो शिक्षा के लिए पात्र हो जाता था और गुरु के यहाँ दाखिला मिल जाता था, फिर वो अपने घर नहीं जाता था, गुरु के घर में ही रह के वो शिक्षा लेता था। इसीलिए उसे गुरुकुल कहा जाता था। तो ये घर से दूर, आज के ज़माने के हिसाब से सोचे तो वो एक हॉस्टल टाइप का इंस्टीट्यूशन था। यहाँ हॉस्टल में रह के बच्चे, जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं आजकल, वैसे ही वो एक हॉस्टल था एक गुरु का। और उसी के कंट्रोल में शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। माँ बाप का कोई कंट्रोल नहीं था, चाहे वो राजा की फैमिली से आए, चाहे वो एक सामान्य घर से आए। वो उनकी शिक्षा दीक्षा में सिर्फ और सिर्फ गुरु का ही हाथ होता था और वो उनके पूर्ण नियंत्रण में रहते थे। गुरु इच्छा पे आधारित प्रवेश होता था। उस समय प्रवेश सिर्फ और सिर्फ गुरु की इच्छा पे ही आधारित था। गुरु चाहते थे तो ही एडमिशन होते थे। गुरु के द्वारा ही प्रवेश के नियम तय होते थे और वो एक उचित उम्र को पार कर लेने के बाद ही बच्चों को अपने गुरुकुल में दाखिला देते थे। गुरुकुल में जो शिक्षा थी उसकी एक प्रकृति ये भी थी कि वो अनुशासन पे आधारित शिक्षा व्यवस्था थी। अनुशासन का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता था और कड़े अनुशासन में, निश्चित अनुशासन में ही रहकर शिक्षा ली जा सकती थी। जो भी छात्र गुरुकुल के अनुशासन के अनुसार अनुरूप बिहेवियर नहीं करता था, उसे गुरुकुल से निकाल दिया जाता था। यानी कि इस स्लाइड के आधार पे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गुरुकुल आधारित जो शिक्षा थी वो अनुशासन पे आधारित शिक्षा थी और एक विशेषज्ञ शिक्षक के द्वारा ज्ञान और कौशल का आदान प्रदान बच्चों को किया जाता था। और ये शिक्षा लेते हुए बच्चे अपने घर से दूर रहते थे।
अब बात करते हैं कि गुरुकुल में प्रवेश किस तरीके से होता था। तो गुरुकुल में प्रवेश करने का एक संस्कार होता था, एक रिचुअल होता था, जिसके संपूर्ण होने के बाद ही गुरुकुल में प्रवेश मिल सकता था। और उस संस्कार का नाम था उपनयन संस्कार। और इस उपनयन संस्कार में परिवार के माता पिता गुरु के साथ मिलकर एक पूजा की जाती थी। बच्चे के हाथ में कुश और समीधा दी जाती थी और गुरु को अपना परिचय देता था बच्चा। फिर उसके बाद वो अपने गुरु को अनुरोध करता था कि मुझे एक शिष्य के रूप में स्वीकार कर लें। फिर शिक्षा ग्रहण हेतु जब गुरुजी उसको स्वीकार कर लेते थे एक शिक्षार्थी के रूप में, तब उसका प्रवेश संपूर्ण माना जाता था। तो ये उस समय का एक तरीके से एंट्रेंस टेस्ट होता था। और ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों जो जाति के बच्चे आते थे, पुराने ज़माने में जाति व्यवस्था प्रचलित थी, बट इन तीनों के ही उम्र में फ़र्क था। जो ब्राह्मण जाति का बच्चा आता था उसके लिए 8 साल पूर्ण होना ज़रूरी था। जो क्षत्रिय जाति का बच्चा आता था वो 11 साल पूर्ण कर लेने के बाद ही योग्य होता था। और वैश्य जाति का जो बच्चा होता था वो 12 साल पूर्ण होने के बाद ही गुरुकुल में प्रवेश ले सकता था। और इसमें उपनयन संस्कार के ग्रहण करने के बाद छात्र को द्विज के नाम से पुकारा जाता था। द्विज यानी कि दोबारा जीवन प्राप्त करना। और माना जाता था कि एक जन्म तो माता पिता देते हैं और दूसरा जन्म गुरु देते हैं। तो क्योंकि जिस दिन से गुरु के घर में वो प्रवेश करता था उसी दिन उस बच्चे का जन्म पुनर्जन्म माना जाता था और इसी वजह से उसे द्विज के नाम से भी पुकारा जाता था। और इस उपनयन संस्कार में बच्चा एक विशेष प्रकार का जनेऊ धारण करता था जो 3 धागों से बंधा होता था, जो बाएं कंधे से दाहिने कमर की तरफ जाता था। इनमें अलग अलग कलर के प्रयोग किए जाते थे। अलग अलग गुरुकुलों में अलग अलग धागे, अलग अलग कलर के धागे प्रयोग किए जाते थे। इस तरीके से गुरुकुल में प्रवेश के ये कुछ नियम और ये कुछ संस्कार थे जिसके बाद ही बच्चा गुरुकुल में प्रवेश ले सकता था। शिक्षा के विभिन्न चरण। वैदिक शिक्षा के दौरान 0 से 5 साल तक का बच्चा कोई भी औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं करता था। सिर्फ माँ बाप के द्वारा दी गई शिक्षा जो कि अनौपचारिक शिक्षा कहलाती थी वही दिया जाता था। 5वें साल में छात्रों में एक प्रकार के उत्तरदायित्व को निभाने के लिए जो जिम्मेदारी दी जाती थी उसके लिए विद्यारंभ संस्कार का पूर्ण किया जाना जरूरी था। इससे छात्रों में उत्साह और अभिभावकों को उत्तरदायित्व दिया जाता था। इसमें बच्चे को गणेश व सरस्वती जी की पूजा करवाई जाती थी। दावात, पट्टी, लेखनी, पुस्तक आदि की पूजा कराई जाती थी। इस तरीके से 5वें साल के पूर्ण होने के बाद विद्यारंभ संस्कार करवाया जाता था। और इस विद्यारंभ संस्कार के बाद ही बच्चे में ये माना जाता था कि सरस्वती माता निवास करनी शुरू करती हैं और उसके बाद वो बच्चे को अनौपचारिक शिक्षा दी जाती थी। 5 से 8 साल में माँ बाप के द्वारा ही शिक्षा कुशलता के बारे में, कौशलों के बारे में और जो काम माँ बाप करते थे उन कामों की कुशलता के बारे में बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा और कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी। लेकिन साथ ही साथ नैतिकता की शिक्षा, धर्म के सामान्य शिक्षा, नैतिकता की कहानियाँ इत्यादि माँ बाप बच्चों को बताया करते थे। वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य। वैदिक कालीन शिक्षा के कई सारे उद्देश्य थे, लेकिन सर्वोत्तम और सर्वोपरि जो शिक्षा के उद्देश्य था वो था चरित्र निर्माण का। क्योंकि उस समय की जो अवस्था थी वो एक प्राचीन व्यवस्था थी जिसमें और किसी प्रकार का कन्फ्लिक्ट ना होते हुए बल्कि किसी भी व्यक्तित्व में एक अच्छे चरित्र की आशा करना उस समय के हर माँ बाप की एक तमन्ना होती थी। वो ये चाहते थे कि उनका बच्चा जो है वो चरित्रवान बने, क्योंकि उस ज़माने में चरित्रवान लोगों की ही कद्र होती थी और चरित्र निर्माण के लिए ही शिक्षा को अपनाया भी जाता था। बाकी माना जाता था कि कौशल इत्यादि तो माँ बाप स्वयं घर पे सिखा देंगे, मगर चरित्र निर्माण बहुत बड़ा कार्य हुआ करता था और इसको बड़ा महत्व दिया जाता था। इसलिए चरित्र निर्माण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था।
दूसरा सर्वोच्च चेतना की अनुभूति, यानी कि एक व्यक्ति में जो सर्वोच्च चेतना हो सकती है। सर्वोच्च चेतना का मतलब है कि एक ऐसी चेतना जिससे वो संपूर्ण समाज को समझ सके, संपूर्ण ईश्वरीय शक्तियों को समझ सके। एक ऐसी चेतना जागृत हो जाए जिसमें वो विवेकशील हो सके। ऐसी चेतना की अनुभूति की प्राप्ति शिक्षा का एक उद्देश्य था। तीसरा जो उद्देश्य था, आध्यात्मिक एवं नैतिक विकास। छात्रों में आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा का विकास करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। माना जाता था कि आध्यात्मिक शिक्षा के बगैर शिक्षा अधूरी ही रह जाएगी। चौथा उद्देश्य था शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक विकास। इस शिक्षा का उद्देश्य था जिससे कि एक ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात की जाती थी कि उसमें बच्चे के शारीरिक रूप से भी अच्छा विकास होना चाहिए, साथ ही साथ बच्चे के जो मानसिक क्रियाएं हो सकती थी उसका अच्छे से प्रयोग करके उसके मानसिक विकास की सर्वोत्तम अवस्था को प्राप्त करना, एवं भावनात्मक विकास भी, क्योंकि भावनात्मक विकास किए बगैर वो समाज में एक अच्छे एडजस्टमेंट के साथ वो नहीं रह सकता था। इसलिए भावनात्मक विकास का होना बड़ा आवश्यक था। और अगला जो शिक्षा का उद्देश्य था, सामाजिक राजनीतिक दायित्व का विकास करना। बच्चों में उस समय आवश्यक था कि वो बच्चों के अंदर सामाजिक राजनीतिक मूल्यों का विकास हो, इस ताकि वो बड़ा होकर वो एक अच्छे नागरिक का कर्तव्यों का निर्वहन कर सके और उसको किसी भी रूप से राजनीतिक और सामाजिक रूप से खराब न समझा जाए। व्यावसायिक सैन्य कौशलों का विकास भी किया जाता था, यानी कि उसे व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती थी और सैन्य कौशलों से संबंधित भी युद्ध कौशल इत्यादि का विकास किया जाता था। मोक्ष प्राप्ति, स्व साक्षात्कार, ये अंतिम उद्देश्य था। ये माना जाता था कि जो शिक्षा का परम उद्देश्य है वो है मोक्ष प्राप्ति, यानी कि मोह माया से मुक्ति और इस नश्वर संसार से ऊपर उठकर जब वो समाज के बारे में, अपने बारे में सोचने लगता है, उसे हम स्व साक्षात्कार कहते हैं। तभी जाकर वो एक समाज में अच्छे कर्मों को वो करने में विकसित हो पाता था। तभी जाकर वो अपने समाज में एवं राष्ट्र से ऊपर उठकर अपने लिए मोक्ष की प्राप्ति के नित्य नए कर्म ढूंढता था। और इस प्रकार की जो अवस्था होती थी वो एक तरीके से स्व साक्षात्कार की होती थी, जिससे वो अपने व्यक्तित्व का समाज के विकास के लिए, धर्म के विकास के लिए और इस विश्व के विकास के लिए प्रयोग कर सकता था। तो ये शिक्षा के उद्देश्य हुआ करते थे वैदिक काल में। आइए समझते हैं कि वैदिक काल में शिक्षा अधिगम की क्या विधि होती थी। उस समय 3 प्रमुख विधियों का चलन था और 3 प्रमुख विधियों के हिसाब से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चला करती थी। ये 3 विधियां हैं श्रवण, मनन और निधिध्यासन। अब ये तीनों विधियां आज भी प्रासंगिक हैं, बशर्ते कि इनका प्रयोग किया जाए। लेकिन वैदिक काल में इन्हीं तीनों विधियों से संपूर्ण शिक्षा दीक्षा को ग्रहण किया जाता था और छात्र उसके द्वारा अधिगम किया करते थे। तो जो पहली विधि थी वो थी श्रवण, यानी कि ये मान के चलते थे कि समस्त सूचनाओं का जो आधार है वो इस बात पे निर्भर करता है कि सूचनाएं हमारे दिमाग में कितनी प्रवेश कर रही हैं। अब सूचनाएं कितनी प्रवेश कर रही हैं ये इस बात पे निर्भर करता है कि उसको कितने अच्छे से सुना जाता है। यानी कि बच्चों के श्रवण करने की क्षमता और श्रवण इंद्रियाँ जो होती थी, जैसे जो कान है, उसको कितने अच्छे से सुनने के लिए बने हुए हैं। इसलिए वो माना जाता था कि पहली स्टेज ये है कि सूचनाएं अच्छे से दिमाग में जाएं, तभी तो उसकी वो प्रोसेस होगा। इसलिए पहला काम था श्रवण, यानी कि ध्यानपूर्वक अच्छे से सुनना। दूसरा था मनन, जो सूचनाएं अब हमारे दिमाग में गई उन सूचनाओं को अब प्रोसेस करता है हमारा दिमाग, यानी कि उसके बारे में जब हम कुछ देर तक सोचते हैं तो वो जो विधि होती है वो मनन कहलाती है। उसको जो हमारे दिमाग में गया हुआ उसके बारे में अच्छे से सोचें, उसको एनालाइज करें, यानी जिसको हम आज की डेट में विश्लेषण या एनालिसिस कहते हैं, उसी को मनन कहा गया है। तीसरा है निधिध्यासन, यानी कि जो कुछ भी आपने सुना उस पर मनन किया, अब उसको कहीं ना कहीं डेली लाइफ में प्रयोग करके देखें, यानी कि जीवन में उसका कहाँ कहाँ प्रयोग हो सकता है या जहाँ जहाँ प्रयोग हो रहा हो उनको विचार करने की कोशिश करें।
इस तरीके से उस समय श्रवण, मनन और निधिध्यासन इन 3 विधियों के माध्यम से ही शिक्षा दी जाती। वैदिक कालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम, यानी वैदिक काल में जो पाठ्यक्रम थे वो उनका संरचना क्या थी, वो कौन कौन से विषयों को पढ़ाया जाता था, इस स्लाइड में हम ये जानने की कोशिश करते हैं। तो पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांटा हुआ था, सामान्य रूप से पढ़ाया जाने वाला पाठ्यक्रम और दूसरा था विशेष पाठ्यक्रम, यानी कि सामान्य पाठ्यक्रम और विशेष पाठ्यक्रम। जो सामान्य पाठ्यक्रम था उसमें वेद, आध्यात्मिक, नैतिक पाठ, भाषा, जिसमें कि संस्कृत, सामाजिक व्यवहार, नैतिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा इत्यादि को शामिल किया जाता था। यानी सामान्य पाठ्यक्रम जो कि सभी विद्यार्थियों के लिए होता था और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था कि इस पाठ्यक्रम में वो सभी चीज़ें शामिल कर ली जाए जिससे बच्चे में बोलने की अच्छी क्षमता विकसित हो जाए, उसका व्यवहार उत्तम हो जाए, उसकी भाषा सुधर जाए और साथ ही साथ उसमें आध्यात्मिक और नैतिक पाठों को भी पढ़ाया जाना शुरू कर दिया जाता था और वेदों की भी सामान्य शिक्षा दी जाती थी। दूसरा जो पाठ्यक्रम होता था वो विशेष पाठ्यक्रम होता था। इसमें उच्च स्तर के पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाता था जो कि उच्चतर स्तर पे पढ़ाया जाता था इसको। इस विशेष पाठ्यक्रम में दर्शन, साहित्य, कौशल, सैन्य प्रशिक्षण क्षत्रियों के लिए और कृषि उद्यान कौशल इत्यादि वैश्यों के लिए और वेदांग वगैरह यानी पूजा पाठ की पद्धति ब्राह्मणों के लिए की जाती थी। इसलिए इस आधार पर देखते हैं कि विशेष पाठ्यक्रम में एक विशिष्टता यानी एक स्पेशलाइजेशन होती थी कि जो क्षत्रिय है वो सैन्य क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन करता था और जो हमारा वैश्य समाज था वो कृषि और उद्योग धंधे जो भी उस समय चलते थे उनकी शिक्षा लेता था और जो ब्राह्मण था वो पूजा पाठ यानी वेदांग इत्यादि की शिक्षा दीक्षा लेता था। एक दूसरे प्रकार का भी भेद किया जाता है कि उस समय जो विद्या थी वो प्रमुखतः 2 भागों में बटी हुई थी। एक को पराविद्या कहते थे और दूसरे को अपराविद्या कहते थे। यानी पराविद्या वो होती थी जो इस दुनिया से परे की विषय वस्तुओं पर आधारित होती थी, इसलिए इसे परा बोलते थे। परा यानी कि बियॉन्ड, परे, यानी कि इसमें हम आध्यात्मिक शिक्षा को कवर करते थे। आध्यात्मिक शिक्षा यानी जो ईश्वर के नज़दीक लेके जाए, मोक्ष की प्राप्ति की तरफ लेके जाए, ऐसी शिक्षा आध्यात्मिक शिक्षा के अंतर्गत होती थी। दूसरी थी अपरा शिक्षा, यानी कि वो विषय वस्तु जो इसी धरातल पे इस भौतिक समाज में जो आवश्यक थी हमारे जीवन यापन के लिए, उन सभी विषय वस्तुओं को भौतिक यानी कि अपरा विद्या में शामिल किया जाता था। इसके जो स्रोत थे आपके जो पढ़ाए जाते थे वेद, वेदांग, 4 ब्राह्मण, 4 उपनिषद, 180 उपनिषद, 6 दर्शन और भगवत गीता और 3 स्मृति, इन सभी को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता। इस स्लाइड में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस वैदिक काल में जो शिक्षा थी उस शिक्षा की अवधि किस रूप से बटी हुई थी। इसमें सबसे पहला है कि 24 वर्ष की आयु तक जो शिक्षा की अवधि थी उसे वासु के नाम से पुकारा जाता था, यानी कि 24 साल की अवस्था तक जो शिक्षा ली जाती थी उसे वासु बोलते थे और शिक्षा पूर्ण करने वाले को वासु के नाम से संबोधित किया जाता था। 36 वर्ष की आयु तक शिक्षा लेने वाले को रुद्र कहा जाता था और 48 वर्ष की आयु तक की शिक्षा लेने वाले को आदित्य कहा जाता था। एक तरीके से जो जैसे आज की डेट में हम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट एवं पीएचडी डिग्रियों को जानते हैं, उसी तरीके से उस समय वासु, रुद्र और आदित्य हुआ करते थे। शिक्षा के जो उस समय संस्थान थे 3 प्रकार के हुआ करते थे। गुरुकुल जो संस्थान थे उसमें उपनयन संस्कार के बाद शिक्षा देनी शुरू की जाती थी और उसका अंत होता था समावर्तन संस्कार, यानी कि एक प्रकार से डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम के बाद, एक इवेल्युएशन कर लेने के बाद। तो गुरुकुल में उपनयन से शुरू होकर समावर्तन पे ख़त्म होती थी। उसके ऊपर की एक संस्था होती थी परिषद, जो आजकल के जो कॉलेज जैसे संस्थान हैं उस प्रकार के संस्थान होते थे जिन्हें हम परिषद कहते थे। हायर एजुकेशन के लिए सेंटर होते थे।
तीसरा था सम्मेलन, वो उससे भी ऊपर के संस्था होती थी जो आजकल के विश्वविद्यालय हैं उसके जैसे ही वो सम्मेलन हुआ करते थे। यानी उस कुल मिला के गुरुकुल, परिषद और सम्मेलन, ये 3 प्रकार की संस्थाएं होती थी और यही इनका क्रम होता था कि निचले स्तर पे गुरुकुल और उसके ऊपर परिषद और उसके ऊपर सम्मेलन नामक संस्था हुआ करती थी। आइए अब जानते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षण विधियां किस प्रकार से काम करती थी, कौन कौन सी शिक्षण विधियां होती थी। तो प्रमुखतः 3 प्रकार के शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था। पहली थी स्मृति आधारित रटंत विधि, जिसे हम स्मरण विधि भी कहते हैं, जो आज की डेट में रोट मेमोरी मेथड जो कहते हैं उसे ही हम स्मृति आधारित रटंत विधि कहते थे। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के संस्मरणों को, प्रत्ययों को, कंसेप्ट्स को याद करने के लिए किया जाता था। विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को याद करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता था। दूसरा था वाद विवाद विधि। यह वाद विवाद विधि होती थी जो डिस्कशन कराया जाता था, एक ग्रुप में बच्चों को डिस्कशन कराया जाता था जिससे कि बच्चों में आपस में मंथन हो और वो एनालाइज कर सकें। तीसरे प्रकार की जो शिक्षण विधि होती थी वो प्रश्नोत्तर यानी क्वेश्चन आंसर मेथड का प्रयोग किया जाता था, जिससे कि कंफर्मेशन यानी कि पहले मेमोरी बेस पे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग मेथड होते थे और दूसरे नंबर पे है वाद विवाद जो कि अंडरस्टैंडिंग लेवल पे काम करता था और तीसरा था प्रश्नोत्तर यानी कि क्वेश्चन आंसर जो रिफ्लेक्टिव लेवल पे जाकर काम करता था। इस प्रकार से मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, डिस्कशन और क्वेश्चन आंसर मेथड, ये कुछ शिक्षण की विधियाँ थी जो उस समय प्रयोग में लाई जाती थी। अब मूल्यांकन करने के लिए भी 3 प्रकार की बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता था, कौन कौन सी कैटेगरी होती थी। तो वो जो 3 प्रकार की कैटेगरी थी, ये इसमें है सबसे पहला महाप्रज्ञा, यानी कि जो बहुत अच्छी योग्यता वाला जो बच्चा था उसे हम महाप्रज्ञा की कैटेगरी में रखते थे। दूसरी मूल्यांकन की कैटेगरी होती थी मध्यम प्रज्ञा, यानी कि जो उच्च योग्यता वाले जो छात्र थे उनको इस कैटेगरी में रखा जाता था। और तीसरी थी अल्प प्रज्ञा, यानी कि निम्न योग्यता वाले छात्रों को इसमें रखा जाता है। इस प्रकार से उस समय मूल्यांकन की 3 कैटेगरी बनाई गई थी। जो बहुत ही ज़्यादा जो एक्सेलेंट और की कैटेगरी में बच्चे होते थे उन्हें महाप्रज्ञा, उससे नीचे जो उच्च योग्यता वाले बच्चे थे उन्हें मध्यम प्रज्ञा और निम्न योग्यता वाले बच्चों को अल्प प्रज्ञा की कैटेगरी में मूल्यांकित किया जाता था। और इन मूल्यांकन के बाद एक संस्कार किया जाता था जो समावर्तन संस्कार के नाम से जाना जाता था। और इस संस्कार के पूर्ण होने के बाद गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ न कुछ देना होता था। जो भी श्रद्धा हो वो गुरु दक्षिणा में दिया जा सकता था। कोई व्यवस्था नहीं होती थी, इसलिए सब कोई अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दिया करता था। अब आइए जानते हैं वैदिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी। इस संपूर्ण स्लाइड को देखने के बाद अब हम सामान्य रूप से कई प्रकार की विशेषताओं का उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें कि पहली विशेषता ये है कि जो वैदिक कालीन शिक्षा थी वो वेदों पर आधारित होती थी। प्रमुख रूप से ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद के में जो वर्णित जो भी शिक्षाएँ थीं, शिक्षा से संबंधित बातें थीं, उन बातों को बताया जाता था। तो दूसरी विशेषता थी धार्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा पर आधारित, यानी धार्मिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा पर काफ़ी जोर दिया जाता था। और वैदिक कालीन की इसकी प्रमुख विशेषताओं में से हम मान के चलते हैं कि धार्मिक और शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी। तीसरी विशेषता है भारतीय संस्कृति के अनुरूप, यानी कि ये जो वैदिक कालीन शिक्षा थी संपूर्ण रूप से भारतीय संस्कृति के अनुरूप थी। उसमें किसी प्रकार की मिश्रण संस्कृति का कोई उदाहरण नहीं मिलता है। यानी भारतीय संस्कृति में जो भी आयाम दिखते हैं, भारतीय संस्कृति में जो भी रीति रिवाज दिखते हैं, वो सभी चीज़ों को इसके पाठ्यक्रम में शामिल भी किया जाता था और साथ ही साथ ये वैदिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं में भी रखा गया था। चौथी विशेषता है पूर्णकालिक शिक्षा हुआ करती थी। ये आवासीय शिक्षा होती थी। ये डे बोर्डिंग के जैसा नहीं होता था और ये 24 घंटों चलने वाली शिक्षा होती थी। 24/7 चलने वाली ये शिक्षा थी। 5वें नंबर पे ये था कि मानसिक योग्यता एवं अनुशासन
प्रवेश का आधार होता था कि इस समय जो वैदिक कालीन शिक्षा थी, इस समय प्रवेश करने के जो आधार थे वही बच्चे की मानसिक योग्यता और अनुशासन, ये दो ही प्रमुख क्वालिफिकेशन होती थी, एलिजिबिलिटी होती थी, जिसके आधार पर बच्चों को प्रवेश दिया जाता था। सादा जीवन उच्च विचार के दर्शन पर आधारित थी ये वैदिक शिक्षा की विशेषता, यानी बच्चों को बड़े ही सादे सिंपल लाइफ जीने के लिए ट्रेन किया जाता था, लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखा जाता था कि उनके विचार बड़े उत्तम होने चाहिए, सो दैट कि वो चरित्रवान भी बन सकें, समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति वो जिम्मेदार भी हो सके। सदाचार, चरित्र, मानसिक विकास के साथ साथ व्यावसायिक दक्षता भी दी जाती थी, यानी कि सिर्फ धर्म की शिक्षा ही नहीं देना, चरित्र की शिक्षा नहीं देना, साथ ही साथ वो जो अपरा विद्या होती थी, जिससे कि भौतिक जीवन में आवश्यक रूप से उपयोगी जो भी बातें थी और जो कि हमारे सामाजिक दक्षता को निखारती थी, ऐसे सभी विषयों को उस समय की शिक्षा में शामिल किया गया था। और सिर्फ बातें ही नहीं बल्कि कौशल भी प्रदान किया जाता था, यानी कि सिर्फ दर्शन की बातें नहीं, धर्म की बातें नहीं, चरित्र की बातें नहीं, बल्कि साथ ही साथ व्यावसायिक दक्षता भी दी जाती थी, जिससे कि वो जीवन में उपयोगी कार्य कर सके। साथ ही साथ फ्री शिक्षा दी जाती थी और सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता था और ब्रह्मचर्य और अनुशासन का पालन किया जाता था। ये कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। खासकर गौर करने की बात यह है कि उस समय की भी शिक्षा फ्री शिक्षा हुआ करती थी और सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं होता था और ये ब्रह्मचर्य और अनुशासन के पालन पर विशेष रूप से जोर दिया जाता था। तो आज के क्लास में, वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश की कि वैदिक कालीन शिक्षा कैसी होती थी, उसमें प्रमुख प्रक्रियाएं कौन सी थीं, कौन कौन से पाठ्यक्रम, कौन कौन सी विधियां पढ़ाई जाती थीं। यदि आपको ये वीडियो ठीक लगा हो और आपके लिए उपयोगी हो तो इसका आप भरपूर प्रयोग कीजिए और अपना जीवन आनंदित व्यतीत कीजिए।